वेलकम टू जेपीएससी फंडा। दोस्तों, हमने अपनी जो इकोनॉमिक्स की जर्नी स्टार्ट की थी वो लगभग हमने पढ़ लिया था, जीडीपी जीएनपी वगैरह, जो यूनिट 1 है हमारा इकोनॉमिक्स जेपीएससी में। आज कुछ 10 से 15 रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे ताकि हमें पता चले कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, कितना हमने सीखा है, हाउ मच वी हैव लर्नड, हाउ मच वी कैन डिलीवर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो क्वेश्चन है ये लिखा है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज। कारक लागत पर, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि इसमें आप देखिए कि क्या कह रहा है, नेट नेशनल इनकम। ठीक है, नेट नेशनल इनकम कैसे निकलता है, वो निकलता है आपका जो जीएनपी है, मान लीजिए जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, और ये कब, फैक्टर कॉस्ट पे, कारक लागत पे। जो मतलब जब प्रोडक्शन होता है तो जो कंपनी का लागत मूल्य है उस पर जो ये वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन क्या है, मॉनेटरी वैल्यू किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेट नेशनल इनकम तो यही हुआ ना कि एट फैक्टर कॉस्ट में मतलब प्रोडक्शन जितना हुआ है फैक्ट्री से, गुड्स और सर्विसेज का, या जो भी इकोनॉमी में हमने प्रोड्यूस किया है विदाउट एनी टैक्सेस, वही हमारा मूल रूप से राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही हमारा एक मेजरमेंट हुआ नेशनल इनकम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। जैसे हमने नेशनल इनकम जो मेज़र करते हैं उसका 3 मेथड हमने देखा था, एक प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर, इसको वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, और एक देखा था आपका इनकम मेथड। ठीक है, ये 3 चीज़ हमने देखा था। तो ये क्या कह रहा है, इनकम मेथड इज मेजर्ड बाय समिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम, किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कम से कम बहुत बार हमने बताया, लैंड, लेबरर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इनका जो रिवार्ड होगा वही क्या कहलाता है हमारा, उसका समेशन क्या कहलाता है, नेशनल इनकम इन केस ऑफ इनकम मेथड। तो इसका जैसे लैंड का क्या हो गया, आपका रेंट हो जाएगा, लैंड रेंट हो जाएगा, लेबर का क्या हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, जो फिजिकली और मेंटली मेहनत करते हैं उसके लिए जो उनको रिवार्ड मिलता है, वेजेस। उसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट मिलता है। इसी का तो समेशन ही कहलाता है, सारे जो रिवार्ड है नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, तो ये इनकम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम इन, बताइए। सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं, जो व्यय विधि है, व्यय विधि में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जितना हमारा जो सोसाइटी है, हाउस होल्ड है, उसने खर्च किया किस में, गुड्स प्लस सर्विसेज को खरीदने के लिए, उसका समेशन के आधार पे हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, ये तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये दोनों टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, देखिए जो ये प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका जैसे मान लीजिए यहाँ एक मिनट,
ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये टर्सरी है, ठीक है, सेवा क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, कृषि, फिर आपका माइनिंग, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपका हैंडीक्राफ्ट्स, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू एडिड, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और टर्सरी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टर्सरी सेक्टर मतलब जैसे कि आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, आपका मतलब जैसे डोमेस्टिक सर्विस, पब्लिक अथॉरिटीज़, इस सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका जो है जितने भी है, जैसे प्रोफेशनल, लिबरल आर्ट्स, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनकम मेथड, ठीक है। ये नोट्स में ऑलरेडी था। और निर्माण के लिए हम लोग एक्सपेंडिचर यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। डैश इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू में क्या घटाने पे नेट वैल्यू मिलता है? तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, इसको घटाएंगे तो नेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मूल्यह्रास, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है क्या है ये, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, मुद्रास्फीति, जो हमारा महंगाई है उसको एडजस्ट करने के बाद जो राष्ट्रीय आय आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बताए थे एक रियल जीडीपी होता है बेस ईयर पे, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे, करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होगा तभी हमारा रियल जीडीपी मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक आय, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जैसे कि बेस ईयर था, मान लिया अभी बेस ईयर जैसे 2011-12 है, इस पर जो जीडीपी होगा वो रियल कहलाता है। एक होता है करंट ईयर पे, अभी मान लीजिए 24-25 चल रहा है, इसको नॉमिनल बोलते हैं। इसका दोनों का रेशियो क्या बोलते हैं? नॉमिनल बाय जीडीपी, नॉमिनल बाय रियल जीडीपी इज जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करेंगे, मतलब जैसे 11 से 25 तक 10,000 रुपया उस समय भी प्राइस था। मान लीजिए 10 कलम, द 10 पेन हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड, 10 पेन का प्राइस मान लीजिए 100 रुपया था, आज भी 10 पेन हुआ लेकिन उसका प्राइस मान लीजिए 150 रुपया। तो 50 रुपया कहाँ से आया? पेन तो उतना ही प्रोडक्शन हुआ ना, जीडीपी का प्रोडक्शन उतना ही है, सिर्फ प्राइस बढ़ गया 50 रुपया, इसका मतलब महंगाई बढ़ा था। इसलिए महंगाई को जब एडजस्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शुद्ध आय, कारक आय जब एनएनपी से घटा दी जाती है तो क्या मिलता है? क्या बोलता है? एनएनपी, इससे जब एनएफआईए, एनएफआईए क्या था? एनएफआईए था, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो फॉरेन में, या कोई बंदा है जो फॉरेन में काम करता है, उसने 10 रुपया कमाया, ठीक है। और कोई अमेरिकन नेशनल है या कोई फॉरेन का नेशनल जो इंडिया में रहते हैं, उसने 5 रुपया कमाया। तो ये दोनों का डिफरेंस, जो कि एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आइडियल सिचुएशन में जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो हमारे लिए गुड साइन है, नेगेटिव है तो थोड़ा सा दिक्कत है कि वहाँ के लोग यहाँ ज़्यादा कमा रहे हैं और हमारे लोग बाहर में रह के कम कमा रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो नेट होता है उसको घटाने पे हम लोग डोमेस्टिक निकल जाता है, एनडीपी, यही तो डिफरेंस होता है एनएफआईए। तो ये क्या आ जाएगा आपका? शुद्ध घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक। नेट में से आपका एनएफआईए निकालेंगे, नेट में से
माइनस NF नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये निकालेंगे तो हमारा जो नेशनल है, सॉरी नेशनल जो है वो डोमेस्टिक में बदल जाता है, जैसे ये, सॉरी नेट नहीं, नेशनल, सॉरी ये डोमेस्टिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो चीज़ आपको घटाना आना चाहिए, एक तो ग्रॉस से नेट निकालना है तो मूल्य ह्रास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है शुरू में कि क्या घटा है। जैसे ग्रॉस है माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो ये निकलेगा हमारा नेट। ठीक है, और नेशनल में से मैंने NFI घटाएंगे तो डोमेस्टिक निकलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा GNP डू नॉट कनोट ए हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, मतलब अगर जो एब्सोल्यूट मतलब और एब्सोल्यूट और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा GNP अगर बढ़ता है तब भी अर्थव्यवस्था के विकास के दौर को मतलब उसका कहने का मतलब यह है कि अगर पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय और एब्सोल्यूट जो GDP है वो भी बढ़ता है तब भी अर्थव्यवस्था के विकास का उच्चतर स्तर नहीं पहुंच सकता। क्यों? अगर ठीक है मान लीजिए कि GDP हमारा अभी मान लीजिए 3.87 या कुछ इस तरह ट्रिलियन है, थर्ड, तो क्या हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा है सभी लोगों का? क्या गरीबी बढ़ी? पॉवर्टी बढ़ी, सॉरी घटी? क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा? नहीं ना। अगर ये बढ़ा होता तो हमारा जो इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, लाइफ आपका एम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति है, पॉवर्टी इंडेक्स होते हैं MPI में, ये सब में इंडिया मतलब लीड उतना फिगर नहीं होता इसका। तो इसलिए पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना अगर बढ़ता है तो GDP बढ़े उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए GDP कैसे बढ़ता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत बढ़ गया, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया सपोज। लेकिन ये जो पैसा है कुछ कंपनी के कंट्रीब्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ा, तो लोगों ने तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया ना। लोगों के हाथ में क्या आया? उनका स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। क्या सभी लोगों ने प्रोडक्शन में भागीदार दिया है? नहीं, कंज्यूमर बन के रह गए हैं। इसलिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है तो GDP कितना भी बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है जब तक कि ये सब चीज़ें ना बढ़े। ये लाइफ स्टैंडर्ड, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ जब तक इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था का जो आप कह लीजिए कि एक्चुअल मेज़र है वो नहीं हो सकता। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? पिछले दशक मतलब 10 साल में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल GDP में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद पिछले दशक में मध्य प्रदेश में, सॉरी ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस, वो गूगल ट्रांसलेट में थोड़ा दिक्कत हो गया था। GDP एट मार्केट प्राइस जो बाजार मूल्य है वो भी बढ़ा है, दोनों, मतलब रियल GDP भी लगातार बढ़ा है और जो हमारा जो GDP एट करंट प्राइस है मतलब नॉमिनल GDP वो भी बढ़ा है। रियल और जो नॉमिनल GDP है क्या दोनों लगातार बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में? एक ग्राफ की मदद से हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ये हमारा 10 साल का डाटा है। देखिए हर जगह थोड़ा थोड़ा बढ़ा तो था, कहीं घटा था, जैसे कि ये 19-20 में कोविड, फिर यहाँ देखिए 20-21 में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, 5 पॉइंट माइनस में चला गया था। ठीक है, ये रियल का केस है, रियल। ठीक है, देखिए यहाँ 7.88, 8.3, फिर 6.8 घटा, फिर 6.5 हुआ। ठीक है, फिर 3.9 देखिए घटा,
तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ठीक है। ये अगर 2019 से पहले या 15 से पहले होता तो शायद ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। और देखिए मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी है, उसकी क्या स्थिति है देख लेते हैं। देखिए वो भी लिए हैं, देखिए यहाँ भी वो भी घटा हुआ है। तो ये दोनों ही बढ़ा तो है लेकिन एक साल में घटा हुआ है, ठीक है। बढ़ा जरूर है लेकिन देखिए नेगेटिव हो गया यहाँ पे। इसलिए अगर ये 19 से पहले का क्वेश्चन होता तो हाँ दोनों बढ़ा है, 19-20 के बाद का है तो ये नहीं बढ़ा है, क्योंकि कोविड के जानते आप जानते हैं कितना स्लो डाउन था, ठीक है। तो नाइदर 1 एंड नाइदर 2 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कि अगर उसमें मतलब रेफरेंस ईयर ना दिया हो 15 या इस तरह का चीज़, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अभी जैसे हमने बताया, जैसे हमने पढ़ा था ना जीएनपी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास घटा देंगे तो क्या बोलेगा, नेट। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो नेट मिलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए बराबर के, तो इधर क्या आता है जीएनपी माइनस एनएनपी, ये देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है नेशनल इनकम इंक्लूड्स, मतलब राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता या कोई भी पीड़ितों को वित्तीय सहायता, जैसे बाढ़ आ गया वैसा, बच्चे का जेब खर्च, लॉटरी का पुरस्कार जीतना, नए घर का निर्माण। देखिए जीडीपी में या नेशनल इनकम में उसी चीज़ को इंक्लूड करेंगे जो कि किसी प्रोडक्शन वर्कफ्लो में काम आया है। क्या ये कोई काम के बदले पैसा मिला है, नहीं। बच्चों का जब खर्च, ये भी नहीं। ये तो लॉटरी का पुरस्कार जीतना, विंडफिल गेल है, ठीक है। तो ओनली नए घर का निर्माण, ये जब होगा तो किसी एक सेक्टर जैसे रियल एस्टेट में बूस्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो जाएगा ये वाला चीज़ आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सीएटो जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डेटा अंडर ए न्यू रिवाइज सीरीज। बेस ईयर पूछ रहा है क्या था, 11-12, ये 10 बार हो चुका है हम लोग के यहाँ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीडीपी इज बेटर मेजर ऑफ नेशनल इनकम देन जीएनपी। क्या जीडीपी जो है बेटर मेज़र करता है, मतलब अच्छे से मेज़र करता है बनिस्पत जीएनपी के, नेशनल इनकम को, मतलब राष्ट्रीय आय को। अच्छा, जीएनपी इज ऑलवेज हायर देन जीडीपी, ऑलवेज हायर होता है जीएनपी से, क्या ऐसा मतलब संभव? देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक और नेशनल का इशू है, तो ये कब होता है, एनएफआईए पे डिपेंड करता है। दोनों ही ग्रॉस है, सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या एनएफआईए का रोल आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर एनएफआईए मतलब यहाँ के लोग जो फॉरेन में रहते हैं या यहाँ की कंपनियाँ जो फॉरेन में हो, उसने ज़्यादा इनकम जनरेट किया है, ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किया है, ठीक है। और किसके कंपैरिजन में, वहाँ की जो फॉरेन नेशनल या फॉरेन कंपनियाँ जो इंडिया की हैं, ठीक है, मतलब इंडिया में है। मत एनएफआईए पर डिपेंड करेगा ये कि क्या होगा। अगर एनएफआईए पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, तो जनरली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो बाहर में रहते हैं उनका अर्निंग, वहाँ के लोग बाहर के लोग जो यहाँ रहते हैं उनके अर्निंग से कम ही रहती है, ठीक है, या वहाँ की कंपनियाँ सारी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपका ये स्टेटमेंट तो सिचुएशनल हो गया, ठीक है, तो इसको ना ही मान के चलिए। लेकिन ये जो है ये भी ना होगा, जीएनपी इज बेटर मेजरमेंट। क्यों? अमेरिका की कंपनी या चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे टॉय बना रही है, उसको हम जीडीपी में ऐड कर दिए तो क्या वो हमारा नेशनल इनकम हुआ? तो कौन मेजर करेगा? जीएनपी, कि हमारा शुद्ध कितना हुआ। वहाँ की कंपनियाँ यहाँ जितना कमाई और यहाँ की कंपनियाँ वहाँ पे जितना कमाई की, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ये सिचुएशनल, अगर एनएफआईए पॉजिटिव हो गया तो, ठीक है, ये भी हो गया।
उसके बाद आप देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब एक कोई मान लीजिए पेन बना रही है कंपनी या कोई टॉयज़ है, उसको कंपनी ने कितना खर्च करके बनाया, उसमें उसको खर्च करना पड़ेगा क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब मिला के उसको खर्च होगा जो फैक्टर प्रोडक्शन पे है। ठीक है, ये सब मिला के उसका खर्च होगा। तो यही होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो फ्री फ्रॉम द टैक्सेस है। और सब्सिडीज़ ऐड कर दी क्योंकि इनपुट, ये जो मान लीजिए कि कुछ इक्विपमेंट खरीदा होगा उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होगी तो उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस जो हम अभी पे कर रहे हैं मान लीजिए कोई टैग के लिए, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स और को घटा देंगे। क्योंकि टैक्स कब लगता है, कंपनी जब गुड्स प्रोड्यूस करती है तो उस पर टैक्स लगता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ जुड़ने के बाद मार्केट प्राइस आएगा। तो मार्केट प्राइस में जब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हमें जब मान लीजिए 20 रुपये पे कर रहे हैं, उसमें 5 रुपये टैक्स है, तो फैक्टर कॉस्ट उसको घटा के ही होगा, इसलिए ये और सब्सिडीज़ को जोड़ते हैं। याद कर लीजिएगा ये चीज़। ठीक है, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट ये हो जाएगा बाजार मूल्य माइनस में अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रोडक्ट, 3 मेथड है NNI का कैलकुलेट करने का। एक प्रोडक्ट मेथड, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड को हम लोग वैल्यू एडिशन के थ्रू करते हैं, इनकम को इन्वेंट्री करते हैं, इन्वेंट्री मेथड को बोलते हैं। ठीक है, इसको आउटलेट मेथड। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद रिलेशन बिटवीन GVA एंड GDP क्या होता है, ये है, इसको तो हम लोग किया ही था। बेस प्राइस GVA मतलब GVA क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, जो वैल्यू एडिशन हुआ थ्रू द वर्क फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम जो वस्तु और सेवा है उसको उत्पादन के लिए जो भी हमने मूल्य संवर्धन, मूल्य में वृद्धि किया है, उसका डिफरेंट जो प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी सेक्टर है उसको जोड़ के हम लोग निकालते हैं। तो ठीक है, इसमें GVA में बेस प्राइस में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का जोड़ते हैं, सब्सिडीज़ को माइनस करते हैं, तो GDP हमें मिलता है। इसका उल्टा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 15 था, अपने से एक बार देखिए, इसको पढ़िए, फिर हम लोग अब मेंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।